कैले बज मुरली ओ भेणा ऊंचा नीचा डांडूमा कैले बज मुरली ओ भेणा ऊंचा नीचा डांडूमा नरमत की भगवती तू दनी है जाए नरमत की भगवती तू दनी है जाए। मेरा नाम हेमंत पांडे है। मैं पिथौरागढ़ के रहने वाला हूँ। लास्ट बॉर्डर है इंडिया का। तब दूरदर्शन हुआ करता था एक चैनल। मेरी इच्छा थी कि एक दिन मैं भी टीवी पे आऊँ। नंगे पैर में अपने इष्ट देवता के यहाँ गया, रोया भगवान के सामने। कौन से इष्ट देवता है? कालचिन गंगनाथ। और पिताजी आ रहे हैं तो अपने कलाकार भाव था उनका, बाबू जा रहे हैं यार कुछ कर होना चाहिए इनके लोग। साले उसी पैसे में पैसे ही नहीं होते थे। सोने की चेन थी मेरे पास, मैंने 9,000 रुपए में बेची। सूट बनाया बाबू के लिए, ट्रेन का टिकट करा और मेरे पास भी पैसे आ गए, मौज हो गई। और पिताजी भी खुशी खुशी घर जा रहे हैं। तो भाव की पवित्रता थी। भगवान हर बार कुछ न कुछ अच्छा करता रहा। वो आते हैं फ्लाइट से, आते हैं फ्लाइट से जाते हैं। कि मैं अच्छा हूँ ये स्वाभिमान है, मैं ही अच्छा हूँ ये अभिमान है। भूत भगाओ मंत्र है ना। भाज भाज रे भाज डंकिनी भाज के को लागो भागो छे जाओ पेलू चपाट पेलू तंत्र पेलू मंत्र पेलू भाज भाज रे भाज। वेलकम टू अड्डा अनफिल्टर्ड। हेमंत जी, फाइनली दाजू मेरे शो में आए अड्डा अनफिल्टर्ड पे, शोभा बढ़ाई। मैंने धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा। और आपने चूंकि 2-3 महीने से संपर्क में थी कि कब करें और मैं कई बार उसको टाल रहा था और कई बार शूटिंग का टाइम नहीं हो रहा था। और जैसे ही आपने कल बताया कि मैं नैनीताल क्यों हूँ तो मुझे लगा कि ये काम तो फिर आज ही होना चाहिए जी। तो हम आपके शो में आया हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके शो को। तो रिचुअल के तहत हम आपका स्वागत करते हैं। वाह वाह, पहाड़ी एकता के लिए जय हो जय हो। तो अच्छा, आप हमें टोपी पहना रही हैं आप। मैंने खुद भी पहनी हुई है। मैंने अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया। तो आपकी अर्ली लाइफ के बारे में हमें बताएं। मैं पिथौरागढ़ का रहने वाला हूँ। उत्तराखंड का लास्ट बॉर्डर है, उसके बाद तिब्बत, चाइना, नेपाल ही है। जहाँ पे मतलब अभी छोटा कैलाश का वहाँ मोदी जी गए थे तो उसकी वजह से हालांकि बहुत सारे लोगों को उत्तराखंड के बारे में और ज्यादा जानकारी लेने के लिए या कैलाश जाने की यात्रा के लिए बड़ी उत्सुकता बढ़ी है। तो मुझे आज खुशी हो रही है कि हमारे पिथौरागढ़ को देश दुनिया या उत्तराखंड को जान रही है सब। लेकिन एक समय जब इनिशियली हम आए थे तो पिथौरागढ़ तो छोड़िए, मतलब कुमाऊं का बच्चा बोलता था मैं नैनीताल का हूँ और गढ़वाल का बच्चा बोलता था मैं देहरादून का हूँ या टिहरी का हूँ, ऐसा ही बोलता। लेकिन आज उत्तराखंड का युवा देश विदेश में जहाँ भी है वो खुशी से बोलता है, अपने गांव का नाम लेता है। तो वो भाव बड़ा है, अपनी भूमि के प्रति प्रेम करने वालों का भाव बड़ा है। बेसिकली मैं खुद हल्द्वानी से हूँ जो डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में आता है। तो शुरू में जब मैं यहाँ पे आई थी मैं किसी को बताती थी नैनीताल, हल्द्वानी तो किसी को पता नहीं था, नैनीताल बताती थी उन्हें लगता था ये नेपाल में है। मतलब ज्योग्राफी इतनी वीक है लोगों की कि अपनी देश की ज्योग्राफी के बारे में फाइनली अब पता चला है लोगों को। नहीं, मुंबई में तो जो लोग रहते हैं वो तो पूरे भारत को गांव बोलते हैं। हाँ। उनको लगता है बाहर गांव गए, मतलब उनको लगता है सब गांव ही है बाहर, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है। वरना आप खाली उत्तर प्रदेश में ही यात्रा कर लें, वही अपना पूरा जीवन आपका तर जाएगा। या पूरे महाराष्ट्र में चले जाएं या पूरे मध्य प्रदेश चले जाएं, राजस्थान चले जाएं, हिमाचल चले जाएं, उधर पंजाब चले जाएं, उत्तराखंड चले जाएं, मणिपुर, इम्फाल चले जाएं, पूरा देश। मुझे लगता है हर भारत के व्यक्ति ने एक बार देश घूमना चाहिए, फिर आगे जाने का सोचना चाहिए। आपके अब तक के करियर के बारे में हमें बताएं। अब तक के करियर के बारे में मैं बताऊं, मैं पिथौरागढ़ से जब निकला था तब दूरदर्शन हुआ करता था एक चैनल। तो मेरी इच्छा थी, हाँ मेरी इच्छा थी कि एक दिन मैं भी टीवी पे आऊंगा। और 12वीं का बोर्ड का एग्जाम खत्म हुआ पिथौरागढ़ में। गर्मी के दिन थे और पहाड़ का लड़का 18 साल पूरा हो रहा है और निकल रहा है, क्योंकि हमारे चैत का महीना था। दीदी को भिटौला देने के लिए आना था। अच्छा। दिल्ली में वो थी ब्याही हुई, पिथौरागढ़ से ही वो जीजा जी दिल्ली चले गए थे। तो चैतक मैंछो भिटौल दिने के बाद चले इजल को भिटौल को दिनी को जाल मेल को मोजोल। मेरे को तो बहाना चाहिए था वहां घर से निकलने का, भागने का। मैंने वो पकवान चैत के महीने में जो बहू बेटियों को दिया जाता है वो गिफ्ट पूरा सिंगल विंगल पुए मिठाई वो सब जो था वो लेके दिल्ली आया और वहां से मैंने यात्रा शुरू की
और सपना था कि टीवी पे आना है, लेकिन ईश्वर ने, आप सोचो 34-35 साल हो गए हैं, तो तब से लगातार घर परिवार इसी से पल रहा है, माता पिता, पूरा कुटुंबा, अपना जीवन सब इसी फील्ड से मिला है। तो ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि जो भी मैंने पाया वो मेरे लिए जितना मैंने सोचा था उससे कई हजार गुना मेरे को मिला है। आपने थिएटर भी किया है इनिशियली? हाँ, मैं 6 साल दिल्ली में नाटकों में काम किया मैंने, और 2.5 साल करीब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपेट्री कंपनी, ओके, उसमें काम किया इब्राहिम अलकाई साहब के साथ ओके। और बड़े बड़े एनएसडी के डायरेक्टर्स के साथ। और वहां पे क्या है, तनख्वाह मिलती थी। एनएसडी में तो 3 साल का कोर्स होता है, लेकिन कोर्स के बाद उसमें से कुछ बच्चों को जो पास आउट है उनको रेपेट्री में लिया जाता है और कुछ बाहर के भी लेते हैं जिनका थिएटर का अनुभव अच्छा है। मेरा रख लिया गया। इब्राहिम अलकाई साहब रंगमंच के बहुत बड़ी हस्ती है, कोई भी रंगमंच के व्यक्ति उनके बारे में जानता है। रेपेट्री का इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने कहा कि यू आर फ्रॉम, तो तब उत्तर प्रदेश में था, उत्तराखंड राज्य नहीं बना था। मैंने कहा यूपी हिल्स में था। तो बोला क्या नाटक किए हैं, मैंने बताया जूलियस सीजर। हमारा जूलियस सीजर 12वीं की अंग्रेजी की किताब में हिंदी ट्रांसलेट करके हमको पढ़ना होता था 12वीं में। तो मेरे को वो कहानी बहुत अच्छी लगी, तो वो उस पर नाटक हमने किया था। तो उन्होंने इंटरव्यू में पूछा कि मैंने क्या किया, मैंने जूलियस सीजर। बोले व्हाट वाज द कॉस्ट्यूम। अब मैं कॉस्ट्यूम हमें पता नहीं था, कॉस्ट्यूम मतलब किसको कहते हैं। अच्छा कपड़े, ओके। मैंने कहा जी वो रुई से मूछ बनाई थी, काजल से दाढ़ी बनाई थी, कुर्ता और धोती उसको पहनाई थी किरदार को। तो उन्होंने मेरी अज्ञानता को बड़े दिल से समझा और मुझे सेम डे रेपेट्री में इंटरव्यू हुआ था, लंच के बाद मेरे को बोला आप ज्वाइन कर लो आज, क्योंकि हमको कुछ पता नहीं था, अनजाने में किया गया अपराध हुआ कह लो। तो हमको कॉस्ट्यूम के बारे में कुछ पता नहीं था और हमको जो लगा कि राजा दिखाना तो उसको धोती कुर्ता दिखाओ, तो गाँव में थे ना, कुछ पता ही नहीं था। वो हमारी जो सच्चाई थी वो गलती उन्होंने सख्त भाप आपकी ओरिजिनलिटी। हाँ, तो वहां से यात्रा शुरू हुई और आज मुंबई में हूँ और अच्छे काम करने का मौका मिला है और भी कई चीजें जीवन में आ रही है, तो अच्छा। तो DD1 में जैसा कि आपका ड्रीम था सबसे पहले, DD1 का ब्रेक कब हुआ पहला? DD1 का ब्रेक था गोम्फा के हार का रहस्य, डॉक्टर पुष्पेश पंत जी JNU में प्रोफेसर हुआ करते थे। तो उनके किसी शंकर सुहेल का शायद वो प्रोड्यूसर वो थे उसके, तो उन्होंने बोला हेमंत आ जाओ, एक रोल है। तो एक रोल था चोर का रोल, तो वो करवाया, 2-3 एपिसोड का था और वो सुबह मॉर्निंग ट्रांसमिशन में आता था। तो पिथौरागढ़ में जिन घरों में टीवी था तब दूरदर्शन ही था और सुबह के ट्रांसमिशन में 7 साढ़े 7 बजे वो नाटक आता था। अच्छा। तो लोग बाग जो सुबह गर्मी के दिन थे कॉलेज में, तो एक पीरियड बाद ज्वाइन करते थे जिनको घर में टीवी था। तो वहां से दर्शक आज तक जुड़े हुए हैं। तो वो लोग जो अपना प्रोग्राम बताते हैं कि आपका वो सीरियल देखा या आपका ताक झांक देखा, बहुत पुराना ताक झांक। हाँ, सोनी पे, तब सोनी चैनल पैदा हुआ था। वो उसमें ताक झांक बहुत चलता था। फिर ऑफिस आया, ऑफिस से तो आप बहुत फेमस हुए। हाँ, वो 8-10 साल करने का मौका मिला, उसमें पांडे जी वाला रोल था, वो जगह हिट हुआ, उससे हर एक आदमी ने पहचान में के घरों में पहचान मिली। Then Krish happened. हाँ, तो क्रिश आई। क्रिश में तो क्रिश का जो किरदार था उसका वो एक भूत भगाओ मंत्र है ना, भाज रे भाज रंकिनी भाज के को लागो भागो छे जो पेलू चपाट पेलू तंत्र पेलू मंत्र पेलू भाज रे भाज। ये अपन ने बचपन में गांव में जब रहे थे तो हम खेल करते थे वहां, वो गिरफ्तारी के बचपन में ना, वो थाली भी बजा रहे घंटे तंगड़े जब ऐसा आ रहा। तो उसके बाद वो चीज देखो, कुछ भी जीवन में वेस्ट नहीं आता। वो हमने बचपन में जो खेल किए, वो गिरफ्तारी के एक्टिंग करी जो बच्चों में खतड़वा के दिन या किसी और दिन वो होता था, तो वो चीज जो है क्रिश जैसी पिक्चर में काम आई। वो इम्प्रोवाइज मैंने किया, राकेश जी ने बोला हाँ हेमंत अच्छा ही इसको रखते हैं। और भी तो बहुत सारी फिल्म्स की हैं आपने। हाँ, मैंने 100 से ज्यादा फिल्में की हैं करीब। रेडी भी उसमें लोग याद करते हैं। एक चल गुरु हो जा शुरू, एक तुषार कपूर की पिक्चर थी मुझे कुछ कहना है, पहली फिल्म थी मेरी तुषार की। फिर दो बेला प्रसाद की तरह बच्चन साहब के साथ भी आन पिक्चर में काम करने का मौका मिला। बधाइयो बधाई में अनिल कपूर साहब के साथ काम करने का मिला। अमरीश पुरी जी मुझे कुछ कहना में भी थे और एक और पिक्चर में उनके साथ काम करने का मौका। तो जो भी उस वक्त से शुरुआत लेके आज, अभी कुली नंबर 2 में वरुण धवन के साथ एक पिक्चर मैंने की थी। तो नई जनरेशन के साथ भी काम कर रहे हैं। अभी एक पिक्चर आ रही है
वेलकम टू द जंगल, अक्षय कुमार से लेके उसमें 35 कलाकार हैं, तो उस पिक्चर का मैं अभी हिस्सा हूँ। वो पिक्चर आने वाली है, कॉमेडी पिक्चर है वो, तो वेलकम 3। और एक पिक्चर आने वाली है हॉन्टेड 2 विक्रम भट्ट जी की। 4-5 किरदार हैं उसमें मेन, उसमें एक बढ़िया रोल मेरा भी है। तो ये सब आज भी ईश्वर ने, मतलब मैं तो प्रसाद की तरह एक्टिंग को लेता हूँ, आपको दिल से बताऊं, जजमानी की तरह। मतलब आपको जीवन में आनंद आना चाहिए। आप उस भाग की कोई भी रोल, अब माना कोई छोटा रोल देता है, कोई बड़ा रोल देता है, तो हम एक सीन का भी होता है तो उसमें हीरो हम होते हैं कि ये मेरा सीन है, मुझे जब इतने पैसे मिल रहे हैं तो मैं उसमें अपनी तरफ से पूरी जान डाल मैं। और जब एक्शन से कट के बीच का मैं एक्टर हूँ, मैं बहुत ज्यादा एक्टिंग को लेकर बात भी नहीं करता ना, मैं ऐसा कोई ज्ञान की बातें मुझे आती हैं। हाँ, इतना है कि मैं सच्चाई से डायरेक्टर की बात को सुनता हूँ। डायरेक्टर ने जो बोला, अगर वो मैंने सही में सुन लिया तो फिर मुझे एक्टिंग करने की आवश्यकता नहीं। नेचुरली इट हैपेंस। क्यों? उसने एक्शन बोला और उसने जो सुनाया है मुझे, और मैंने वो सुन रखा है सच्चाई से, प्योरिटी से, तो मैं वो फ्लो में बहता जाऊंगा। जो रोल या जो किरदार या जो सीन के बारे में मुझे एक्सप्लेन किया गया, मैंने खाली सुनना है। तो एक्टर बनने के लिए या जीवन में सफल होने के लिए मुझे लगता है सच्चाई सुनना जरूरी है और सच्चाई जरूरी है। दो ही चीज जरूरी है, और बाकी जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अगर आपको ये जीवन में भाव आ गया कि जो मेरे हालात है, मैं उसमें कभी कुछ चाहता ही नहीं बाहर की, मतलब फिजिकल चीजों में मेरा आकर्षण ही अगर नहीं है, मैं ब्रांड पे बिलीव अगर नहीं करता हूँ, थैंक यू, तो फिर मेरा जीवन बहुत ही आसान है। फिर तो आप 2 मुट्ठी चने में भी आदमी जिंदा रह लेता है। योग प्राणायाम करो, मौज लो, कोई बीमारी नहीं होगी, मरते दम तक कोई रोग नहीं होगा, आनंद में रहो। अब घर में आप खुशहाल तरीके से रहो। मैं आपको बताऊं, ईश्वर ने एक्टिंग में कितना मान दिया, सम्मान दिया, वो तो नहीं पता, लेकिन घर में, परिवार में इतना खुशी दी है, चाहे वो माता पिता के साथ हो, पत्नी के साथ हो, भाइयों के साथ हो, बहनों के साथ हो, रिश्तेदारों के साथ हो, बच्चों के साथ हो। वो पवित्रता के साथ घर में जीवन जीने का जो मौका मिला है, वो सबसे बड़ी बात है। हमारे घर में किसी के घर की बुराई की बात नहीं करते, और रोज प्रार्थना करते हैं, शाम को मंदिर में सब बैठते हैं, धन्यवाद परमात्मा की आपने जो दिया उसके लिए धन्यवाद, आज का पूरा दिन दिया। एक छत के नीचे 3 पीढ़ियां अगर किसी घर की खुशहाल हैं, पिता भी आपके, आप और आपकी पत्नी भी, और आपके बच्चे भी, तो मानिए कि दुनिया के सबसे अमीर और सबसे खुशहाल आदमी आप। ये सच बात मैं सबसे बड़ी अमीरी बता रहा हूँ। हाँ। हमसे बड़े तो करोड़ों लोग हैं जो बहुत पैसे हैं, जिनके पास बहुत सारी गाड़ियां भी है, बहुत सारे। हमारे पास जरूरत के लिए गाड़ी है, मेरे खर्चे बहुत लिमिटेड है, हमारा कोई स्टेटस वाला कोई गेम ही नहीं है किसी से कि मैं इस चीज से प्रभावित करूं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ज्ञान की बात तो नहीं कर रहा मैं। नहीं, सेल्फ सफिशिएंट है आप, वो बता रहे हैं। क्योंकि क्या है ना, कोई भी आदमी ऑर्नामेंट पहनता है, हाँ। ब्रांडेड घड़ी पहनता है, ब्रांडेड जूते पहनता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, तो इसका मतलब उसमें कुछ कमी है, इसलिए वो उस ब्रांड की वजह से अपने व्यक्तित्व को बाहर लाना चाहता है। नहीं तो कोई भी घड़ी पहन सकता है, कोई भी शूज पहन सकता है। हाँ, नहीं, पहनने वाले पहनते हैं, जिसके मन में ये आता है कि यदि मैं 5 लाख की घड़ी पहनता हूँ, बात भी ऐसे कर रहा है, या उसने लाखों रुपए का डायमंड या अंगूठियां पहनी है, और क्या हाल है, बढ़िया, वो इस तरह, क्योंकि उसका काम ही है उसको देखें लोग। ये बुरा है या अच्छा है मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो आदमी ऐसे जी रहा है तो वो ऐसे जी रहा है, उसको हम बुरा नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि मैंने ये सत्य मान लिया है कि दुनिया में जो 8 अरब लोग हैं, वो 8 के 8 अरब लोग अलग अलग व्यक्ति और व्यक्तित्व है। मैं किसी को, कोई मेरे लिए अच्छा बोलेगा, कोई मेरे लिए बुरा बोलेगा। हो सकता है मैं किसी को बहुत अच्छा बोलूं, किसी को कम अच्छा बोलूं, या किसी को बिल्कुल अच्छा ना बोलूं। वो मेरा अधिकार है, वैसा ही उसका भी अधिकार है। तो हमने किसी के बीच साथ अटकना नहीं है। कलाकार होने के नाते जीवन में इतना तो समझ में आया कि कहीं नहीं अटकना। कोई आदमी जाति के नाम पे अटक जाता है, कोई धर्म के नाम पे अटक जाता है, कोई सैलरी के नाम पे अटक जाता है, कोई अमीर हूं के नाम पे अटक जाता है, कोई IAS हूं के नाम पे अटक जाता है, कोई मैं बड़ा स्टार हूं के नाम पे अटका जाए। वो पूरी जिंदगी वैसे ही अटका ही रहता है। वो कई लोगों के आपने किस्से सुने होंगे। तो अटकना कहीं नहीं है, या तो समय की धार के साथ बहो, या उसके काटने की शक्ति आप में होनी चाहिए। या तो नदी को आप चीरते हुए आगे बढ़ो, या इतने सहज, इतने शांत और इतने निर्मल, इतने पवित्र हो जाओ
कि नदी की धार के साथ बहो, थपेड़े भी आएंगे, ठोकर भी आएगी, चोट भी लगेगी, लेकिन अंत में आप समुद्र में पहुंच जाओ। तो कलाकार जो होता है वो जीवंत होता है, जीता है। बस जो जी रहा है ऐसा जीवन, वो कलाकार है। हर और कोई नहीं आपको होता। सच बताऊं, हर व्यक्ति कलाकार है, हर व्यक्ति कलाकार है। क्यों? क्योंकि वो जब उसको खाना चाहिए, जब उसको बच्चे को अपने मन की चीजें चाहिए, कैसे एक्टिंग करके करता है वो, और जेन्युइन ओरिजिनल करता सबके अंदर होता है, है। ओरिजिनल करता है, ओरिजिनल है उसका। हर व्यक्ति जो सांस ले रहा है वो कलाकार है। और जो 2 बार ताली बजाता है उसके अंदर म्यूजिक है। जो कोई 2 बार एक ही मूवमेंट कर देता है बॉडी का, वो डांस के अंदर डांस है। किसी भी हरकत को दोबारा रिपीट करना डांस है। डांस की कोई बहुत बड़ी परिभाषा नहीं है। ये हो गया डांस। और मैं ताली बजा रहा हूँ, रिदम चल रहा है, बहुत क्लासिकल संगीत भी चल रहा है, मैं उसमें रिदम में आ रहा हूँ, तो उसके अंदर संगीत है। तो इतने बिजी शेड्यूल के बीच में से आप सिंटा के लिए कैसे टाइम निकाल पाएंगे? अभी आप इलेक्शन में खड़े हुए थे। हाँ, ये पहली बार ऐसा हुआ, आपको सच बताऊं। अरे मैं तो आपके साथ बातों में कॉफी पीना ही भूल गया, जबकि मुझे लगा कि मैं कॉफी पीता नहीं हूँ, चाय वाय बहुत कम। लेकिन मैं इसको पिकनिक की तरह समझ के आनंद लूंगा इसका। आपके लिए नहीं आई? ओ, तो एक गिलास ले लो। नहीं, आ रही है। हाँ सॉरी। तो सिंटा के लिए टाइम कैसे निकाल पाएंगे? पहली बार चुनाव लड़ा सिंटा का। मेरे दोस्तों ने बोला एक टीम आप बन रही है एक्टर्स केयर की, आप आओ। मेरा कोई मन नहीं था, आपको सच बताऊं। मैंने कहा ठीक है। फिर 5-5 हजार रुपए सिक्योरिटी के देने पड़ते होते। मतलब आप हार गए तो जमानत जब्त होती है। वो यही होता है, आपके पैसे नहीं मिल रहे, वो जमानत जब्त होती है। कॉलेज डेज में होती थी, जो इलेक्शन में खड़े होते थे। तो मुझे ये भी डर लगा, मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ किसी को, बहुत ज्यादा सर्कल भी मेरा नहीं है। तो 1 सेकंड के लिए वो आया कि 5,000 रुपए चले तो नहीं गए। तो फिर लगा नहीं आती, अब हार्ड अर्न मनी है तो 5,000 भी बहुत होता है। सब लोग हैं, नहीं होता तो 5,000 का 100 रुपए भी बहुत। हार्ड अर्न मनी है। मैं दिल्ली में आपको बताऊं, एक प्रोड्यूसर के ऑफिस गए, आश्रम की तरफ, मंडी हाउस से पैदल, नहीं गाड़ी में गए, और आते वक्त हमने थोड़ा मौज ले ली, चाय वाय पी ली और ये सब कर लिया। एक दोस्त भी था, तो मुझे लगा ये पैसे देगा बस के, उसको लगा ये देगा, और अपन ने वहां वो मौज में उड़ा दिए पैसे। वहां से 6-7 किलोमीटर पैदल आया, तो वो 5 रुपए या 2 रुपए की वैल्यू इतनी बड़ी होती। तो एनीवे वो चुनाव लड़ा और जीता। सबसे ज्यादा वोट लाने वालों में दूसरे नंबर पे मैं था। मुकेश ऋषि जी पहले थे, दूसरा मैं, उसके बाद पूनम ढिल्लो जी, पद्मिनी कोल्हापुरी जी, उपासना जी, राकेश बेदी जी, जावेद जाफरी जी, और बहुत सारे और भी बहुत, उपासना जी, पेंटल साहब, पुनीत सर जी। तो मुझे सच में मेरे मन मुंह से अंदर से निकला, स्टेज पे जब जीत के आगे गया, दीपक पराशर जी, मैंने दिल से बोला, मैं माइक पे सब लोग खड़े थे वो, मैंने कहा सच में यार मुझे नहीं पता था आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, सच में। और ये चेहरे की भी जीत नहीं थी, क्योंकि मुझसे पॉपुलर चेहरे बहुत थे वहां, एज एन एक्टिंग में भी ना, मुझसे बड़े हैं वो, सीनियर है मेरे। वो बात भी नहीं है, आप जो बात करते हो या आपका जो व्यवहार है वो रिफ्लेक्ट होता है समाज। आप सहज है ना, इसलिए ये मजबूरी है कि क्या है मालूम नहीं, लेकिन हमने वक्त के थपेड़े कह लो या ज्ञान कह लो, जीवन में जो मिला कि सहजता ही सबसे बड़ा आभूषण है, बाकी ब्रांड कोई जरूरत नहीं। और जितने बड़े लोग मैंने देखे हैं वो वाकई बड़े सहज होते हैं, सरल होते हैं। हाँ सरल होते हैं। तो आपके स्पाउस के बारे में हमें बताएं। जैसे आपकी वाइफ के बारे में, कि मतलब अच्छा बुरा क्या जो भी आपको लगे। बुरा तो देखो कुछ नहीं है। कहाँ की है? मेरी पत्नी है, आपको बताऊं, धनिया अल्मोड़ा में, पराठे में थे धनिया के एक समय में, वहाँ की है मेरी पत्नी। उन्होंने एनजीओ में काम किया है, अच्छा, पिथौरागढ़ में, मध्य हिमालय। तो उनके मामा जी उस संस्था में थे, तो वहाँ में चीफ गेस्ट बन के एक प्रोग्राम में गया था, वहाँ हमारी मुलाकात। तो वहां से हमारा परिचय हुआ, और मेरी शादी की बात चल रही थी कहीं और। अच्छा। और मुझे
पसंद नहीं आ रहा था, और उन लोगों ने भी मेरे बारे में पता किया तो उनको भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी मिली नहीं, फिल्म कलाकार होने के नाते। हाँ, ना वही, क्योंकि पहाड़ी लोग ज्यादातर पसंद नहीं करते हैं फिल्म लाइन को। और मेरे लिए वो चीज वरदान साबित हुई। इसलिए बोलता हूँ मैं, जिंदगी में आप लोगों के साथ किसी के साथ अगर कभी बुरा हो तो उसको गांठ मान लो, 1 लाख रुपए का स्टैम्प पेपर में बांध लो उसको, वो भले के लिए हुआ। उसमें समय लगेगा आपको ये समझने में, 2 महीना, 4 महीना, 6 साल, 10 साल, वो आपका अपना है, कितने जल्दी उस भाव को समझ लेते हैं। लेकिन जो भी बुरा होता है वो भले के लिए होता है। अब वहां मेरे को पसंद नहीं आ रही थी और उन्होंने मेरे बारे में जानकारी ली तो मेरे बारे में अच्छी इमेज को उनको समझ में नहीं आई। बोले खाते पीता ये ऐसा कुछ भी, या जो भी और भी होगा, फिल्मी है। फिल्म कलाकार की समाज में इज्जत उस तरह से नहीं है जब तक लोग आपको व्यक्तिगत रूप से जान नहीं लेते। और आप जब संघर्षशील है तो तब तो आपका संघर्ष बहुत बड़ा है, समाज के साथ भी संघर्ष है, परिवार के साथ भी, शादी होगी कि नहीं होगी कि वो लेके। जब आप स्थापित हो जाते हैं तो फिर हो जाता है। हालांकि मेरे साथ दोनों चीजें थी, स्थापित भी थे और उनके मामा जी मुझे बचपन से जानते थे। रंगमंच में मेरे जीवन में क्या क्या हुआ वो उनको सब पता था, दिनेश मामा को। तो वहां मैंने बोला था कि आप लोग आइएगा शादी में, और ये लोग मेरी शादी में आने वाले थे। वहां तब हो गई थी मना, दूसरी जगह। हाँ, मैंने खाना नहीं खा रहा था 5-6 दिनों से, मंदिरों में भगवान के साथ लड़ता था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये तो हालांकि तब मना हो गई, मतलब कैसे? उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि आप मेरे बारे में, हाँ, नहीं, उनको देखो, उनका अपना पक्ष है, वो गलत नहीं मानता हूँ मैं। उनके लिए अपना अच्छा निर्णय रहा होगा। सरकारी नौकरी नहीं है, हाँ, कुछ नहीं। मेरे लिए तो भगवान का वरदान साबित हुआ कि जो लड़का 3 दिन से खाना नहीं खा रहा था, नंगे पैर में अपने इष्ट देवता के यहाँ गया। अच्छा। रोया भगवान के साथ। कौन से इष्ट देवता है? कालचिन गंगनाथ पावे में, अपने गाँव में, पिथौरागढ़ से नंगे पाँव 5-6 किलोमीटर खड़ंजे के रास्ते, और तकलीफ भी हो रही क्योंकि रोज तो चलने की आदत है नहीं, और भगवान से बात करने की। मैंने कहा इतना बुरा नहीं हूं जितना तकलीफ आप मुझे दे रहे हो, यहाँ से बोला। तब एकदम इतना जीवन जी रहा था कि घुटनों से भी पानी निकल रहा था। भगवान के यहाँ गया, दिल से बोला, निकला बाहर तो मैसेज आ गया फोन पे कि उन्होंने मना कर दिया है। हाय हाय, ऐसा लगा इष्ट देवता ने सुन लिया। फिर मामा जी का फोन आया, बोले शादी का ये है। मैंने कहा नहीं मत आइए, कैंसिल हो गई है। बोले अब कैंसिल होने में इतने खुश क्यों है? मैं पसंद नहीं कर, मेरा मन नहीं था ना। अच्छा, आपको लड़की पसंद नहीं? हाँ, मैं जानता भी नहीं था एक तो, और पारिवारिक दबाव में मेरी शादी की जा रही थी। और मुझे, हाँ, और बोले कि तू मना कर दिले, फिर बहनियन को भी आकर्ष के होल, भाईयन को भी आकर्ष के होल। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई यार, अब करनी पड़ेगी। कि मतलब बहनों के चक्कर में आपको निपटना पड़ेगा। तब भी मन मार के मैं आपको बोलूं, मैंने टेलर को 31 सूट का नाप दिया था। मैंने कहा जो भी अपनी बीवी है तो रोज एक कपड़ा पहनेंगे। अपना उतना मैं अफोर्ड कर सकता था। अब कलाकार होने के नाते ये विचार आया, समझदार होने के नाते नहीं। समझदार आदमी हो सकता न बनाए या कुछ भी कर सकता था। शादी हुई, तब से चल रहा है, तो भगवान के आशीर्वाद से हम। अच्छा, वहां से मना हुई, फिर दूसरी जगह से हाँ? यही जो मेरी पत्नी है, तो मामा जी को फोन आया, मैंने कहा मत आइए क्योंकि शादी कैंसिल हो गई है। अच्छा, फिर उनका दोबारा फोन आया, बोला अगर तुम बोलो तो हमारे घर में 3 हमारे बच्चे हैं, 3 भांजियां हैं, ये हैं। तो कहाँ एक नहीं हो रही थी, कहाँ 3 के ऑप्शन मिल गए। बताओ। तो उन्होंने कहा पुष्पा है। मैंने कहा कौन? बोले उस दिन जो आई थी, वो जो फूल लेके आई थी, वहाँ जहाँ मैं चीफ गेस्ट बन के आया था ना, वहाँ थिएटर वर्कशॉप चल रही थी। तो वर्कशॉप में मेरे को फूल दिया गया एकदम पहाड़ी। मैंने कहा क्या नाम है आपका? मैंने कहा ये हे भगवान, यही होती तो भी अच्छा था, ऐसा। भाई वही मिल गई। ये होता है परमात्मा का मैनिफेस्टेशन। अरे फिर शादी हो गई, फिर एक ब्याह पीपला दगड़, पीपल से भी शादी करते कुछ होता होगा कुंडली भाई। फिर हमारी कुंडली, आपका वो कुछ होता, मांगलिक वगैरह थे क्या? वो मांगलिक थी क्या? ये मुझे ध्यान नहीं है। फिर हमारी दोनों की कुंडली, अब मेरा मन भी इष्ट देवता भी और बढ़ चुका था, तो मैंने कहा कुंडली रख देंगे वहां, भगवान को समर्पित करके, मिले ना मिले बस। जब आपका बिलीव हो जाता है ना तो आप जीतते हो। मैं आपको एक बात बहुत और बता रहा हूँ, जो आदमी कहता है ना कि मैं भगवान को नहीं मानता, ये उसका विश्वास है कि वो नहीं मानता, और लेकिन विश्वास ही भगवान है। आपका बिलीव है तो आप भले ही ऐसे बॉडी से बोल लो मैं बिलीव नहीं करता,
आई कांट बिलीव। यार ट्रस्ट है आपका, और ट्रस्ट ही तो भगवान है। तो मैंने भी उसे ट्रस्ट से बोला कि कालचना थान राखून चिन्ह बह वो दिन है, और आज का दिन है। ईश्वर के आशीर्वाद से बम्बई जैसे शहर में मेरी पत्नी गांव से जब आई, हालांकि उन्होंने एनजीओ में काम वाम किया हुआ था, एमए उन्होंने वहां से किया, फिर यहाँ पे बीएड किया, एमए मराठी, सॉरी हाई स्कूल मराठी का पास किया बीएड करने के लिए। मराठी में हाई स्कूल पास करना 75% लाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ बीएड के लिए चाहिए होता है ना। वो किया और घर परिवार पूरा संभालती है। मैं शुरू में चेक वेक साइन करता था, आजकल मैं कुछ नहीं करता, मैं घर में अमाउंट दे देता हूँ, मेरा कोई टेंशन नहीं। पिछले 15-20 सालों से मैं खुशहाल हूँ अपने पत्नी के रूप में, पुष्पा को पाके और अपने माता पिता को पाके और अपने बच्चों और भाइयों को। पहाड़ चेल ना तब हैं? पहाड़ चेल से तब तब बाबर घुनेल तब बहुत आप कशी उनकी उन तो बात अलग से काहे के लिए हो, लेकिन आत्मा पवित्र होनी चाहिए ना कोई ले चाहिए। तो अब मेरा भरोसा ही कुछ मतलब ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है। बम्बई में खाने में पीने में बिल में संभालने में। अब सोचो मेरे ईजा बाबू 90 साल बाबू छन रहा बम्बई में आते हैं, पिछले 20-25 साल 90 साल में ट्रेवल करते हो? हाँ, क्या बात। 20-25 साल से ट्रेवल कर रहे हैं। मैं आपको दिल से बताऊं, तब से ट्रेवल कर रहे हैं जब मैं 1 रूम किचन में रहता था, और पिताजी आ रहे हैं तो अपने कलाकार भाव था उनका, बाबू जा रहे हैं यार कुछ कर होना चाहिए इनके लिए। साल उसी पैसे में पैसे ही नहीं होते थे। सोने की चेन थी मेरे वहां, मैंने 9,000 रुपए में बेची, सूट बनाया बाबू के लिए, ट्रेन का टिकट करा, और मेरे पास भी पैसे आ गए, मौज हो गई, और पिताजी भी खुशी खुशी घर जा रहे हैं। तो भाव की पवित्रता थी। भगवान हर बार कुछ न कुछ अच्छा करता रहा। तो आज वो आते हैं, फ्लाइट से आते हैं, फ्लाइट से जाते हैं। मेन होता है वो आ तो गए। अब मेरी बीवी अगर गलत होगी तो फिर प्रॉब्लम होगी ना। और बाबू को जो खाना पीना है वो बच्चे की तरह, मेरी पत्नी बाबू जो खचा, बाबू तुम्हारे लिए माण बना दियो, बाबू तुम जो खाओ। और मेरा छोटा बेटा वो भी चटोरा है, दादाजी आज ऐसा, दादाजी आज ऐसा। और ईजा है एकदम तपस्विनी, वो 85 साल की है, 86 साल की, वो हरी सब्जी पे ज्यादा बिलीव करती हैं। तो हेमंत जी, इस एज में भी आपके पेरेंट्स ट्रैवल करते हैं, ये बहुत बड़ा वरदान है। मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ कि सबके पेरेंट्स जो हैं वो 100 साल जीवित रहने चाहिए। ये मेरी दिल से प्रार्थना निकलती है हर किसी के लिए, क्योंकि मेरा बुजुर्गों के लिए बहुत रेस्पेक्ट है। सबको मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के माध्यम से, जो आपका इंटरव्यू तो एक्टर के रूप में कौन कितना देख रहा है, क्या देख रहा है, मैं उसमें उतना ज्यादा मैं तो नहीं देता हूँ। लेकिन अगर कोई भी आदमी ये प्रोग्राम देखे और वो ये बोले कि मेरे जीवन में इस का एक अंश मेरे भीतर आया, तो वो हमारा तरक्की है, या हमारी जो अपनी प्योरिटी है उसको हम किसी तक दे पा रहे हैं। वो ये कि अगर आपका भाव शुद्ध होगा ना, अगर आपका भाव शुद्ध है तो फिर मन वाणी विचार अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। अपने मन को क्लीन करने की एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपने विचारों को लगाम नहीं लगानी पड़ेगी, आपके शब्दों को आप अच्छा बोलने की एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, अगर आपका भाव शुद्ध है। भाव शुद्ध होगा तो मन वाणी विचार एक साथ एक क्रम में आपका साथ देंगे। तो मैं आपको एक किस्सा बताऊं, बहुत साल पहले मॉरिशस एक फिल्म के लिए मैं शूटिंग में जा रहा था, तो मैंने प्रोड्यूसर को बोला मेरे माता पिता भी आएंगे, ईजा बाबू भी आएंगे। तो मैंने कहा आपको या तो मेरी पेमेंट में से काटना तो वो काट लीजिए, या मुझसे आपको चाहिए तो वो आप बोल दीजिए। आपको सच बताऊं, उन्होंने दोनों में से कुछ भी नहीं किया। बोले सर आपने तो हमें गिल्ट में रख दिया कि हम अपने माता पिता को क्यों नहीं ला पाए। तो ऐसे मैंने खाली सोचा था, सोचो विचार कितनी बड़ी चीज है। मैंने खाली सोचा, परमात्मा ने उसको पूरा किया, मेरे पैसे थोड़ी लगे। फिर केदारनाथ में एक पिक्चर के लिए मैं जा रहा था, केदारनाथ की त्रासदी जब हुई थी उस पर एक फिल्म बन रही थी। तो उन्होंने कहा कि सर पैसे बताइए। मैंने कहा भाई पैसे नहीं लूंगा, पुण्य का काम है ये, मेरे माता पिता साथ चलेंगे। उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं। तो उनका फ्लाइट पे देहरादून पहुंचना, सॉरी, और देहरादून से हेलीकॉप्टर जा रहा है, पर्सनल। सोचो आप, 1 रुपया लगा नहीं बंदे का, कलाकारी में जो पैसे मिल जाते कितने मिल जाते, लेकिन जो खुशी हो रही है कि एक बिना रुपए के कम पैसे खर्चा किए हेलीकॉप्टर में हेमंत पांडे अपने माता पिता को ले जा रहा है, 1 रुपया जिसका नहीं लगा। इससे मेरा भाव था कि मैं एक्टिंग में पैसे नहीं लूंगा। वो मैंने प्योरिटी से उसको बोला कि कितना दे देते वो। अब भाई साहब वहां तो आर्मी पूरी बैठी हुई है और भीड़ भी नहीं है, दर्शन हो रहे हैं 2 बार। आर्मी के लोग कंबल लेके ऐसे साइड में लेके जा रहे हैं, इधर और इधर। बर्फ है ना, माता पिता इधर गिरे तो वो इधर कंबल डाल दे, इधर गिरे तो इधर कंबल डाल दे टाइम कि मतलब वहां गिर भी गए तो भी इतने लोग साथ में आप। तो ये किसी वीआईपी में, तो ये जो है किसी वीआईपी को भी नहीं मिलता। आपको पता है, कोई भी आदमी
ये कैसे लगेगा? टच कर लीजिए उसको, वो उस मैग्नेट लगा हुआ है। अच्छा, तो ये खुशी या किसी बड़े आदमी को भी नहीं मिलती होगी। अंबानी साहब तो जाते हैं अपना लेके, हमारे को अपना नहीं, हमारा खाली विचार अपना है। उस विचार ने मेरे सपनों को अपने आप ऐसे ही पूरा कर रखा है। और अब मेरे तो क्या है कि बच्चे भी ईश्वर के आशीर्वाद से ऐसे हैं कि मेरा बड़ा बेटा वो छुट्टियां रखता है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी है, पढ़ने में बहुत अच्छा है, पहले ही में गेट पास कर लिया उसने, और दूंगा बोल रहा है। वो पढ़ने में अच्छा है, उसको हमने पढ़ने को भी नहीं बोला, जो बच्चा अपना भाग्य लेके आता है ना। और उसके चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के मालिक बोले थे, पांडे जी आजकल ऐसे बच्चे पैदा होने ही बंद हो गए। तो मुझे बड़ी खुशी होती कि कलाकार का बेटा वो एकदम अपना स्पिरिचुअल हो, दादाजी टाइप है अपना, मतलब कई चीजों में मुझे ज्ञान देता है। जनेऊ पहनते हैं आप? हाँ, सारे रिचुअल्स तीनों, मेरे बेटा भी पहनता है, छोटा बेटा भी पहनता है, 12वीं में हो, 12वीं में उसने 75% लाया। अब वो अपने फील्ड में पढ़ाई करेगा, एक्टिंग की पढ़ाई करेगा, ग्रेजुएशन की। तो आपको एक नया चीज और बताऊं, पहले मेरा बेटे के साथ मेरा रिश्ता अलग था, बाप बेटे का रिश्ता था कि अपना बच्चा बड़ा हो रहा है, किसको खुशी नहीं होती, उसका कोई चीजें फैली हैं तो मैं समेटता था। जैसे ही उसने एक्टिंग में आ गया, वो बोला, तो एस्थेटिक सेंस के नाम पे उसके और मेरे अंदर जो रिश्ता बदला है ना, अब हम दोस्त हो गए। अब वो गुरु जी भी मानने लगा, क्योंकि उसको जैकी श्रॉफ जी से भी मिलवाया, अक्षय कुमार जी से भी मिलवाया। तो जैकी दादा बोले, बेड़ू तेरे तो घर में प्रिंसिपल बैठेला। तो उसको आई मेरे पापा के बारे में इतना बोलते हैं लोग, कोई शूटिंग में आया, कोई एक्टर और साथी कलाकार बोलने, बेटा तुम, तब उसको भी मेरे बारे में थोड़ा सम्मान प्राप्त हुआ। और मेरा ये हुआ कि यार आप बेटा ले, एस्थेटिक सेंस के नाम पे मेरा बेटा पूरा घर को ठीक करता है, क्योंकि उसको कलाकार का भाव मैंने जगाया। टॉयलेट साफ करने के लिए मैंने बोला, बेटा दिल से कर, करोड़ों रुपया तेरे घर में आ रहा है इसको साफ करने से, इस भाव के साथ कर, तू ग्लव्स पहन, तू वो ले, हार्पिक ले, तू पानी ले, कैसे लेगा 3-4 चीज तू सोच ले और इसको इंजॉय करके कर। पहले मैं बोलता था तो मन मार के करेगा वो, लो पापा हो गया, मैंने उसको भाव दे दिया। वो उसकी पवित्रता है कि कितने प्रायोरिटी से करता है। तो वो एक्टिंग का में भी डेवलप हो रहा है और जीवन में भी डेवलप हो रहा है। अब इतने खुशी से कोई यंग लड़का 18 साल का जो बिल्कुल एकदम ये सब चीजों जमीन पे बैठना सिखाया बेसिकली। हाँ, तो ये ईश्वर का आशीर्वाद। और मैं आपको बताऊं, हमारे घर में तो मेरे तो गाँव की मिट्टी, मेरे खेतों की मिट्टी मेरे मंदिर में है। अच्छा। मेरे बगीचे बम्बई में मैं रखता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वही भगवान है। तो यही ईश्वर हमको, किसी को कैसे कोई मॉल बनाता है, कोई माहौल बनाता है, तो हमको ईश्वर ने ऐसा मौज दे रखी है, तो हम आनंद में रहते हैं, हर पल में खुश रहते हैं। आप मेन लीड हीरो क्यों नहीं बने या बनना ही नहीं चाहते थे, या आप जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने मेंशन किया था कि आप हर कैरेक्टर में अपने आप को उस पर्टिकुलर पोर्शन का हीरो ही मानते थे? ना, मेन लीड हीरो भी किए मैंने, वो पिक्चरें चली नहीं दरअसल। अच्छा। लोगों में गई नहीं ज्यादा, नहीं, उनका अपना, हर पिक्चर का अपना भाग्य होता है। लेकिन हमने तो कलाकार के तौर पर सच्चाई से काम किया था। क्या कैरेक्टर्स थे वो? एक चल गुरु हो जा शुरू थी, एक थी फ्लेम अनटोल्ड लव स्टोरी, ऋषिता भट्ट और मैं थे। बल्कि उसको आप उसको उस पे समारोह में वो आई है। अच्छा। 15-20 अवार्ड मिले हैं उसको। आप पिक्चर देखेंगे तो आप मेरा अलग रूप देखेंगे उसमें। वो नहीं चली, लेकिन मैंने भी इतना ज्यादा, जब पिक्चर ने मेरे को सीरियसली नहीं लिया तो मैंने भी पिक्चर को सीरियसली नहीं लिया। कोई बात, ऐसे आ रहे तो ऐसे आ जाओ। क्यों? मैंने अपने भाव को जिंदा रखा है कि मैं हर हाल में खुश हूं, तो मेरे करियर की वजह से मेरे जीवन पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। मैं वैसे ही खुशी से रहूंगा, मैं प्याज भी काटूंगा तो वैसे ही काटूंगा, मैं पार्टी भी दूंगा तो वैसे ही दूंगा, जो मेरे हालात है। आपको बताऊं, ये स्ट्रगलिंग पीरियड्स हैं। मंडी हाउस में हम दिल्ली में जब था, तो एक चटाई, तब अपन बीड़ी सिगरेट पीते थे, तो धारा का तेल का डब्बा नहीं होता, उसको स्टे बनाते थे। हमको दुनिया का सबसे बड़ी चीज वही लगती थी, वो चटाई सबसे अच्छी लगती थी, क्योंकि खुशी से सोते थे। बंबई में भी आए तो जो हालात मिलते हैं उसमें आनंद लिया। आपको खरोड़े एक बार थे तो 50 रुपए में तो पार्टी कर देते थे, उसमें खरोड़े भी ले आए और पाया सूप भी बना लिया, और 16 सीटी देता था कुकर को, ताकि वो गल के ऐसा हो जाए कि सब्जी बन जाए। आपने आनंद में कोई कमी नहीं थी। थिएटर की जो ट्रेनिंग थी, हाँ, वो एनएसडी की, मतलब एक टमाटर 2 बार भी इस्तेमाल हो रहा है। नौकर भी रखा हुआ था, एक लड़का, बॉय भी है शूटिंग, और 2 व्हीलर में भी मैं बॉय लेके जाता था। मुझे लगता था किचन में वो सो जाएगा, मैं यहाँ। दोस्त यार आते थे मेरे पास, लोगों का आना, कलाकारों का, और बाबा अपन ज्यादा कटिंग भी में काम कर रहे थे, 1500 रुपए पर डे हमको मिलते थे, सारे कलाकार आ जाते थे। क्या करना है, कैसे करना है, मतलब शाम की पार्टी की तैयारी। तो उनको मालूम है, उन्होंने तो साली बीच छोड़ना है,
और हम फिर अच्छा जी अब मेरे घर आए और अपनी काम कर रहे हैं, तो एक बड़ा अमाउंट अपन ने डायरी में रख दिया, कॉपी में, लो भाई देख लो हमारा तो आ गया। तो दूसरा कोई कम डाले कोई ज्यादा डाले, ऐसे फिर माहौल बनता था, पार्टी बनती थी। तो जीते थे, कोई कैसे भी हालात, खुशी खिचड़ी में भी आनंद। तो मुझे लगता है प्रवृत्ति आदमी की अच्छी होनी चाहिए, भाव अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। तो पहाड़ी फिल्म कब कर रहे हैं? पहाड़ी मैंने एक फिल्म कर चुका हूँ मैं, गोपी भीना। कौन सी? गोपी भीना। ओके। हाँ बड़े, और उसको पिक्चर बॉम्बे में रिलीज हुई, सुबह 9 बजे का शो। बड़ी हिंदी फिल्में भी चल रही उन दिनों रिलीज हुई थी। उस पिक्चर में ढोल धमुआ नगाड़े के साथ स्वागत हुआ। अच्छा। तो वो साउथ के किसी हीरो की जो फीलिंग होती है ना, वो मैंने अपने मातृभाषा की पिक्चर में काम करके वो खुशी ली है। वो ढोल बजे हैं जब, और शो हाउसफुल। क्या भीना था? गोपी भीना। गोपी भीना, ओके। उसके गीत बड़े उसमें पॉपुलर हैं, आप मैं चेक करती हूँ, मैं चेक। और कुछ वीडियोस भी मैं पहाड़ के अवेयरनेस वाले करते रहता हूँ। अभी आप उत्तराखंड फिल्म सिटी से भी जुड़े हुए हैं? मैं उसमें राज्य मंत्री भी रहा, फिल्म विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष भी रहा, और वहां भी हमने बड़े अच्छी शुरुआत की। आगे भी भगवान रास्ते ऐसे बना रहा है, तो उस पर भी काम, क्योंकि जो जीवन में हमको अपने काम के अलावा कुछ नहीं आता, सच्चाई की बात ये। तो जो आता है वो बड़ी पवित्रता से आता है। तो वही चीज हम उत्तराखंड में भी अपने व्यक्तिगत रूप से भी करना चाहते हैं, करते हैं, और सरकार को भी कहते हैं कि हम आपके साथ। तो आपका ज्ञान राजनीति का हो सकता है, और भी आपको हमसे ज्यादा काबिल भी आपको लोग मिल सकते हैं, लेकिन जिस काबिल हम हैं, हम भी आपके साथ सच्चाई से जुड़े। तो अभी तो रीजनल फिल्म्स को वहाँ पे सब्सिडी भी मिल रही है, तो सरकार ने बहुत बढ़िया कर रखा। अभी आपको दिल से बताऊं, बहुत गढ़वाली फिल्में बन रही है, कुमाऊनी फिल्मों के बारे में लोग सोच रहे हैं, सब्सिडी बहुत बढ़िया दे रखी है सरकार ने। अब एक मतलब पूरी तरह सरकार पिक्चर में आपका भविष्य तो नहीं बना सकती, तो सच्चाई से, लेकिन आपके मतलब डूबते को तिनका क्या सहारा, आपके पैसे सब भी खर्च होंगे तो एक जेब में तो बचा ही लेगी सरकार। तो सरकार का दिल बड़े पवित्रता से अभी धामी जी की सरकार काम कर रही है, वो वाकई सच्चाई से मानना पड़ेगा। तो वहाँ के जो रीजनल सिनेमा के उत्थान के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, मैं तो खुद ही उसमें कलाकार के तौर पे एक्टिंग रहता हूँ, लेकिन अभी जो हमारे जो कलाकार हैं या लोग लोकल के वहाँ के कलाकार, हाँ, तो मैं कई एक फिल्म में उत्तराखंड में करने जा रहा हूँ, जो एक टीचर की कहानी है, मेन रोल है वो एक सरकारी स्कूल का टीचर है उत्तराखंड का, गांव में सरकारी टीचर, ओरिजिनल कहानी है ये, जिसके स्कूल में 13 बच्चों को नरबख्शी बाघ ने खा लिया। सरकार को मदद मांग रहा है, नहीं मिल रही है। वो टीचर खुद बीड़ा उठाता है और वो बाघ अपने बंदूक की ट्रेनिंग लेता है, अपने पैसे अपनी तनख्वाह से, क्योंकि एक बाघ मारने में 30-40 हजार रुपए का उस वक्त खर्चा आता था। 2-3 लोगों को ले जाना और 3-4 दिन की रेकी, फिर उसको मारना नरबख्शी बाघ को, और उसको सच में पहचानना। वो स्कूल टीचर ने पूरी जिंदगी अपनी तनख्वाह उसमें लगा दी, 100 से ज्यादा बाघ मारे उन्होंने, और आज वो बाघ बचाओ के लिए काम कर रहे हैं। तो वो एक कहानी है। तो एक्टर्स और टेक्नीशियंस के संगठन के लिए, उनको संगठित करने के लिए क्या कदम उठाए? देखो, संगठित होने के लिए तो भाव संगठित होना पड़ेगा। आपको अपने आप को किसी के अंदर आने का और आपके अंदर प्रभाव लाना पड़ेगा, नहीं तो हर आदमी घमंडी है ना। हाँ। हर आदमी में मैं, मेरे मेंबर ग्रुप इतने हैं, मैं यहाँ, मुझे 4 फिल्में मैंने बनाई है, आज उत्तराखंड में मुझे सब जान, ऐसे वाले लोग हैं। लेकिन वो उनका जो भाव थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, चलो हम एक करते हैं, तो फिर वैसे लोग आने लगेंगे। और क्योंकि हमारा भाव तो है, तो ऐसे ऐसे लोग जो आते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे। अपने आप को सच्चाई से स्वीकार करके किसी छाता के नीचे आना ना, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बड़ी बात है। फिर आपको तकलीफ भी नहीं होती। तो वो छाता आपका प्रोडक्शन हाउस हो सकता है। और शुरुआत उसकी तो हमने औरों के साथ तो कर ही रखी है। जी। अभी चूंकि ये ना एक तो जिम्मेदारी वाला काम है, जिम्मेदारी वाला काम इसलिए कि पैसे वाला काम है, और मैं कलाकार होने के नाते हमें तो अपने जेब में कितने पैसे हैं हमें वो ही नहीं ध्यान रहता। तो वो जिम्मेदारी पैसे वाला काम में ऐसा इन्वॉल्व में नहीं रहूंगा। बाकी आइडियाज में, कॉन्सेप्ट में, एक्टिंग में, डायरेक्शन में, क्रिएटिव आपको, हमको उसके अलावा कुछ नहीं आता। हमको पैसे के बारे में मास्टर, हमको तो, अब आपको वो सच्चाई की बात बोलो, जीएसटी का कई बार आप टीवी में काम करते हो तो 90 दिन बाद पेमेंट मिलती है। मैंने अपनी एफडी तोड़ के भी जीएसटी भर रखा है, क्योंकि 90 दिन बाद पेमेंट मिलेगी। आपने बिल जनरेट कर दिया तो अगले महीने देना पड़ेगा। तो अपने को तब चीजों में पेट पचड़ों में बताना दिक्कत होती है, लेकिन बाकी चीजों में हमारा दिल है। अब आप बोलो, चाहे उत्तराखंड का कोई भी आदमी बोले, सच्चाई से अपन साथ पूरी तरह जो जिस काम के हम हैं,
तो रीजनल म्यूजिक वहाँ काफी हिट हो रहा है, अभी कुछ गाने तो हिंदी फिल्म्स में अडैप्ट हो रहे बहुत हैं। बढ़िया, ये बहुत गुलाबी बढ़िया। शरारा तो हर डीजे हाँ में बिल्कुल बिल्कुल, बजता है आजकल। गुलाबी शरारा और नेहा पंत, हाँ, एक यूट्यूबर, एक लड़की है, एक दूसरा पांडवाज है, और बड़े अच्छे। आपको मैं बताऊं, वो सौरभ कमला जोशी बिमला भी वाले कोई है, गाने, सौरभ जोशी। वो यूट्यूबर है। हाँ, आपको गाने मैं बताऊं, गाने भी काफी अच्छे हैं। क्या है, कमला बिमला वाले गाने बहुत हो गए, अभी आपको उससे ऊपर उठना पड़ेगा, है ना। तो अब जो है संगीत, संगीत की आत्मा खत्म हो रही थी, अब संगीत में आत्मा आने लगी है। उसमें गिटार भी अगर आ रहा है तो वो उस सुर से या उस शब्द से आपको पहाड़ ले जा रहा है। कैले बजमोरोली ओ बहना ऊंचा नीचा गा तू माँ, मतलब भाव से गाने वाले सिंगर आ रहे हैं, बजाने वाले उस, वो गिटार नहीं बजा रहा, वो गिटार बजा रहा है तो वो भी उस जर्नी में जा रहा है, पहाड़, उस फील को महसूस कर रहा है, तब जाके संगीत में आत्मा आती है। अब मैं ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं करूंगा आपसे। आप आखिरी मतलब इससे पिछली बार बहुत ज्यादा खुश कब हुए थे, मतलब बहुत ज्यादा खुशी आपको कौन सी चीज देती है? मैं आपको सच बताऊं, मैं हर वक्त खुश रहता हूँ। अच्छा, बहुत कम बार एवरीथिंग मैं मेक्स यू हैप्पी। खुश से कम रहता हूँ, बल्कि मैक्सिमम टाइम में खुश रहता हूँ। मैं आपको बताऊं, एक आदमी होने, आपको भी बता रहा हूँ, बहुत बड़े ज्ञान की बात बता रहा हूँ। ये आपने, आपका घर यहाँ पर आपका है, घर में है, किराए पे है, जो भी होगा ना, आप जब घर में जाते हैं ना, मेरा जो घर है, मैं रोज जहाँ जब घर से निकलता हूँ तो घंटी बजा के चलता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, भगवान शिव को धन्यवाद देता हूँ, घर से निकलता हूँ, चल आता हूँ। फिर दिन भर आप इधर काम पे गए, शूटिंग में गए, देश गए, विदेश गए, घर में आए, उसी ऊर्जा से घर में घुसता हूँ, जिस दिन पहले दिन घर खरीदा था उस ऊर्जा के साथ खुश होता हूँ रोज। वरना आदमी भूल जाता है, इसीलिए पागल रहता है, क्योंकि वो 2 कमरे वाले को तीसरा कमरा चाहिए, चौथा घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, उस घर में खुश नहीं रहता। तो रोज उस घर को धन्यवाद दो, रोज खुश रहो, रोज हर वक्त आनंद में रहो। खुश होने के लिए ग्रैटिट्यूड। अरे, और आप अगर ये भाव से रह गए मेरे परिवार में कि मैं सबको खुश रखूंगा, कोई होगा कोई नहीं होगा, लेकिन आपकी सोच में अगर ये पवित्रता है, बेटे के लिए, पिता के लिए, माँ के लिए, तो सबकी वाइब्रेशन भी वैसी ही होती चली जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस वाइब्रेशन का ही तो खेल है, सारा वाइब्रेशन का सारा खेल है। मैं इतना ज्ञानी होने के बाद भी कई बार, जैसे कई बार कुछ घर में झगड़ा हो जाता था, अभी आजकल तो कई सालों से होता भी नहीं है, कई बार थोड़ा भी झगड़ा हो गया तो कलाकार है तो बुरा भी लग जाता। मैं कुछ नहीं किया, चुपचाप 1 बजे दोपहर में कड़कती धूप में पैदल चल के आ गया। 5 किलोमीटर इधर अभी आपसे बात हुई थी ना, उधर वो कोने तक जाता हूँ मैं। 5 किलोमीटर के लिए निकला, 1.5-2 किलोमीटर में ज्ञान प्राप्त हो गया। मैंने कहा चल बेटा घर चल, फायदा क्या, क्योंकि कोई भी गुस्सा या कोई चीज आपने मन में मैं जितनी देर रखूंगा उससे ज्यादा देर तक वो रखेगा, क्योंकि मेरी वाइब्रेशन भी उसको जाएगी। अगर मैंने चाह लिया कि नहीं यार काय को, वरना ईगो तो सबसे गरीब आदमी में भी बहुत ज्यादा होता है, जो पापा की एक थाली होती है, पापा का एक गिलास होता है, उसमें ना दो तो खाना पटक देते हैं, ऐसे कई लोग होते हैं ना। तो घमंड तो, ईगो तो, अभिमान तो हर एक आदमी में है। मैं अच्छा हूं, ये आपका भाव है कि मैं अच्छा हूं, ये स्वाभिमान है। मैं ही अच्छा हूं, ये अभिमान है। और वाइब्रेशन से इतनी इंपॉर्टेंट होती है। मैं ही अच्छा, मतलब आपके सामने भी बोल रहा हूँ, मैं ही अच्छा हूँ, अगर मैं बोलूंगा ना तो शक से आप मेरे को पकड़ लोगे अगर मैंने सच में बोल लिया, लेकिन मैं अच्छा हूँ ये मेरा स्वाभिमान है। तो मैं अच्छे होने का भी अभिमान होता है कई लोगों को। सुबह 4 बजे मैं उठ जाता हूँ, तुम कितने बजे? 8 बजे। आदमी इसको भी अभिमान में ले लेता है। कोई बोलता मैं 5 घंटे पूजा में बैठा रहता हूँ, ये तो अभिमान बोल रहे हो आप। 5 घंटे वाला ऐसे बोल ही नहीं सकता। 5 घंटे वाला तो फिर सबको ही 1 सेकंड में समझ लेगा स्कैनर में, जो इतनी तपस्या करेगा। साधु संत का ऑरा, किसी का ऑरा जो है ना, मेरा स्कैनर, जैसे महिलाओं में एक स्कैनर होता है बहुत पकड़ने का, सिक्स सेंस। आप साधना में जाओगे, योग में जाओगे तो आपका सेंस बढ़ेगा, आपका IQ लेवल बढ़ेगा, आपको समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, तो आपका संघर्ष भी खत्म हो जाएगा।
अब 8 अरब लोगों में मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, तो एक तो मैं रोज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको जानता हूँ, और जिनको नहीं जानता हूँ उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। तो मेरा तो बैर भाव मेरी तरफ से तो खत्म हो गया। आपका है तो आप कंटिन्यू करो, वो आपकी मर्जी, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो सबके लिए बट योग और साधना सबके सर्वे बस की बात भवन्तु नहीं है। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् हाँ, बट लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, Sure. सब खुश रहे। जीव, मनुष्य ही नहीं, जीव वो भी खुश रहे। वो जीव, वो बेचारे बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, अपना भाव नहीं बोलते, वो भी खुश है। कई बार पैदल चलते चलते चींटी आ गई तो मन में इतना भाव आपका होना चाहिए कि यार मेरे पैर से चींटी मर रही है, मैं रुक जाता हूँ। मैं खाली 4 कदम तेज चढ़ने के चक्कर में 4 चींटियों की जान नहीं ले सकता। जैसे कि आप किसी महफिल में जाते हैं, गेट टुगेदर में हैं, तो आप अपने कौन सी ऐसी कला का प्रदर्शन करेंगे जिससे आप महफिल लूट लेंगे? तो देखो आपको क्या उसमें भी पसंद है? सहजता ही आपकी रिफ्लेक्ट होती है। नहीं, गाना या फिर कोई कविता बोलना, शेरो शायरी मैं बोलना। आपको 2 लाइन बताता हूँ। जी। मैं तो छोटा हूँ झुका लूंगा सर को अपने, मैं तो छोटा हूँ झुका लूंगा सर को अपने, पहले सब बड़े तय तो करें कि कौन बड़ा। वाह। यही से आनंद आ जाता है। तो कविता की जो 2 पंक्तियां हैं, ये कह के आप महफिल लूट सकते हैं। और कौन कौन सी आपके अंदर टैलेंट है जिससे कि आप महफिल लूट सकते हैं? वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब क्या होता है, मैं लूटने वाला भी जो भाव है ना, वो भी तो अहंकार है, अहंकार है वो। नहीं, हाँ, उनको एंटरटेन करना है आपकी ना। सहजता ऐसी होनी चाहिए कि आप कोई कैसे भी मूड में है, जैसे ही आप आए तो सब की बाँचें खिल जाएं। वो तो है, वो महफिल लूटने के लिए, एंटरटेन करने के लिए उसका भाव आपका पता है ना कि मैं भी इस एनर्जी से आ रहा हूँ। क्योंकि कई बार खाली बन ठन के लोग जाते हैं पार्टी में, हाय गाइस माय सेल्फ, हाय माय, वो हमें 1 सेकंड में पता लग जाता है। क्योंकि बेचारा अपनी अकड़ में, या चाहे बॉडी की अकड़ में, चाहे पैसे की अकड़ में, चाहे मैं फलानी जगह रुकता हूँ उसकी अकड़ में, या वो क्या उससे घड़ी और उसके वो रहता है, वो हमें पता लग जाता है। उसको क्या एंटरटेनमेंट, वो बेचारा तो खुद ही अटका हुआ। लेकिन जो आनंद का भाव जैसा आपके मन में है, जो भाव की शुद्धता, वो सामने वाली भी रिफ्लेक्ट होती है। तभी तो अननोन लोग भी आपको मिलते हैं। हेलो हेलो, अब कलाकार होने के नाते हमारे हर तरह के लोग मिलते हैं। तो पार्टी में जाते हैं तो डांस करते हैं कि गाना गाते हैं? पहले करता था, पहले नया नया था ना, तो मुझे लगता था अच्छा बेटा कंपटीशन में आ रहे हो क्या? तो हैप्पी न्यू ईयर मना के डिस्को थी होते थे, तो अपन शूटिंग के बाद लड़के लड़के हमारे डायरेक्टर सब जाते थे, डांस चल रहा है जू क्लब लोगों में, तो मुझे अब लगता अच्छा बेटा ऐसे आ रहे हो क्या कंपटीशन? तो फिर मैं ऐसे नाचता था कि किसी को नाचने नहीं देता था। तो फिर वो वहाँ का मालिक हमारी डायरेक्टर को बोलता था इनको बोलिए औरों को भी चांस दे। तो हमको तब वैसे समझते थे, नाचने का भाव आपके भीतर होना चाहिए। तो यानी कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं। कभी कभी हम पत्नी और बच्चे हम मिलके सब एक साथ नाचते हैं घर में। मल्टी टैलेंटेड है। वो हम आपस में आनंद लेते हैं, वो नाच दिखाने के लिए नहीं। हमकी वाइब्रेशन शिफ्ट हो रही होती है ना। एंजॉय करने के लिए आप गा भी सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, कविता भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने अभी 2 पंक्तियां सुनाई थी, तो वो आपकी लिखी हुई थी? नहीं, वो बशीर बद्री जी का। अच्छा, तो कुछ कोई कुमाऊनी गाना गाना चाहेंगे आपके उत्तराखंड के प्रेमियों के लिए? कैले बजा मुरली ओ भेणा ऊंचा नीचा डांडू मां, कैले बजा मुरली ओ भेणा ऊंचा नीचा डांडू मां, नरमत की भगवती तू दनी है जाए, नरमत की भगवती तू दनी है जाए। एक था वो हीट हो हिट बसो न जानो जल जीविए, हिट बसो न जानो जल जीविए, के भालो पतिका जल जीविए, चल ही न चश्मा लूलो चल ही न गुड़िया, चल ही न चश्मा लूलो चल ही न गुड़िया, मैं तेरो रंगीलो बुढ़ो तू मेरी गुड़िया, मैं तेरो रंगीलो बुढ़ो तू मेरी गुड़िया, हिट मेरी बुढ़िया, हिट मेरी बुढ़िया जल जीविए, के भालो पतिका जल जीवी है। ब्यूटीफुल। तो अपने प्रेमियों के लिए कोई संदेश? मैं बस ऐसा ही चाहता हूँ, जब तक हम जीवित हैं, आप जीवित हैं, हम एक दूसरे को देखते रहें, पाते रहें,
इनके प्रोग्राम के थ्रू आपको बहुत कुछ एंटरटेनमेंट मिले, अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिले और आपके जीवन में बदलाव भी आए, क्योंकि हर दिन बदलाव लाना है, वही तरक्की है। हर दिन पैसे कमाना तरक्की नहीं है। अपने भीतर जितना अच्छा आप ला सकते हैं लाइए, ईश्वर आपको जरूर साथ देगा। भाव की शुद्धि अगर आपकी है तो मन क्रम वाणी विचार की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही शुद्ध होता है। आनंद लीजिए, मौज लीजिए, हर पल को जिए आप और अपने परिवार के साथ। दोस्तों, आप मुझे देख रहे हैं अड्डा अनफिल्टर्ड में। इसके लिए आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स लिखें, क्योंकि आपका एक एक जो कमेंट होगा वो आपके लिए और अड्डा अनसेंसर्ड प्रोग्राम के लिए बहुत ऊर्जा देगा, जान देगा। गलत तो नहीं बोल दिया? नहीं, अनसेंसर्ड है लेकिन अड्डा अनफिल्टर्ड है। ओ तेरी नहीं, इट्स ओके। अड्डा अनफिल्टर्ड, अनफिल्टर्ड, अनफिल्टर्ड। फिल्टर कॉफी होती है ना, ये अनफिल्टर्ड है। दोस्तों, आप मुझे देख रहे हैं अड्डा अनफिल्टर्ड में। इसके लिए आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी लिखें, क्योंकि आपका लिखा हुआ एक एक जो कमेंट होगा, वो चाहे मेरे प्रोग्राम से रिलेटेड हो, किसी दूसरे प्रोग्राम से रिलेटेड हो, वो आपके इस प्रोग्राम के लिए ऊर्जा देगा, शक्ति देगा, उसकी पावर को बढ़ाएगा, उस प्रोग्राम की रीच को आगे ले जाएगा। और जो आपको दिल से पसंद आए तो मुझे लगता है आप दिल से उसको लाइक भी करोगे और शेयर भी करोगे। और कमेंट की तो क्या बोलूं, हर आदमी तैयार बैठा है कमेंट लिखने के लिए। ऐसे लोगों तक आपका ये प्रोग्राम पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग राजू। बहुत मजा आया आपसे बात करके और मुझे अच्छा लगा कि आप पहाड़ से, उत्तराखंड से। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और आपके प्रोग्राम देखने वालों को भी शुभकामनाएं। आप भी आनंद में रहें, खुशहाल रहें, जय जयकार में रहें। नमस्ते।